तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक नए नए आज़ाद हुए भारत ने दुनिया में अपनी जगह बनाई और आज़ादी के फौरन बाद उससे अपनी विदेश नीति बनाने में किन किन बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू की इस बहुत ही गहरी बात से। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असली आज़ादी तो इस बात से तय होती है कि आप दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते कैसे रखते हैं। बाकी सब तो समझिए घर की बात है। असल इम्तिहान तो बाहर ही होता था। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि एक नया देश कैसे बना, फिर वो कैसे एक बटी हुई दुनिया से निपटा, फिर पड़ोस में क्या चल रहा था, परमाणु को लेकर क्या दुविधा थी, और आखिर में ये पॉलिसी समय के साथ कैसे बदली। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की। सोचिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने चुनौतियां एक नहीं बल्कि दो दो थीं, एक घर के अंदर और दूसरी घर के बाहर। इसको ना एक परिवार की तरह समझिए। घर के अंदर क्या चल रहा है और बाहर मोहल्ले में क्या हो रहा है, दोनों बातें मायने रखती हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही भारत के लिए भी था। बाहर की दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उभरने की कोशिश कर रही थी, और अंदर अंदर तो विभाजन का जख्म था, भयंकर गरीबी थी, मतलब चुनौतियां हर तरफ थीं। तो भारत के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी एक ऐसी दुनिया जो तेजी से दो हिस्सों में, दो दुश्मन कैंप्स में बंट रही थी। तो देखिए, दुनिया एकदम साफ साफ दो टीमों में बंट चुकी थी। एक टीम थी अमेरिका की और उसके साथियों की, और दूसरी टीम थी सोवियत यूनियन की। और बात यह थी कि दोनों ही टीमें भारत जैसे नए नए आज़ाद हुए देशों को अपनी तरफ खींचने में लगी थीं। दबाव पूरा था। अब इस बंटवारे के बीच भारत ने क्या किया? उसने एक बिल्कुल अलग अपना रास्ता चुना, जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब था कि हम किसी की टीम में नहीं जाएंगे, अपने फैसले खुद लेंगे, और हां, दोनों से रिश्ते रखेंगे। और ये रास्ता क्यों चुना गया? क्योंकि असल में गुटनिरपेक्षता की ये जो पॉलिसी थी ना, वो भारत के 3 सबसे जरूरी मकसद पूरे करने का एक तरीका थी। पहला, अपनी मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाए रखना। दूसरा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना। और तीसरा, देश की तरक्की पर ध्यान देना। नेहरू को लगता था कि अगर हम किसी भी एक कैंप में चले गए तो ये तीनों चीजें दांव पर लग सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी बड़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात। अब जरा अपने घर, अपने पड़ोस में झांकते हैं, क्योंकि यहां चीन और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते थे वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले थे। ये जो बात आप देख रहे हैं, ये उस दौर की है जब चीन और भारत के रिश्तों में एक अलग ही गर्माहट थी, एक उम्मीद थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो हर किसी की जुबान पर था। लेकिन कुछ ही साल बीते थे कि सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, और उस एक हमले ने भाई भाई वाले रिश्ते का एक बहुत ही दर्दनाक अंत कर दिया। तो सवाल उठता है कि ये हुआ क्यों? देखिए, वजहें कई थी। एक तो अक्साई चिन और अरुणाचल को लेकर बॉर्डर का पुराना झगड़ा था ही। ऊपर से 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए तो हमने उन्हें शरण दी। चीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इस जंग में जो हार हुई उसका असर बहुत गहरा पड़ा, हमारी राजनीति पर, हमारी सेना पर और पूरे देश के भरोसे पर। और 1962 की ये लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद का पूरा दशक भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा। चीन के हमले के ठीक बाद 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई, और फिर 1971 में एक और बड़ी लड़ाई हुई। अब जरा इस नंबर को देखिए, 80 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1971 की जंग से ठीक पहले उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान से इतने सारे लोग भागकर भारत में आए थे। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इंसानी और आर्थिक संकट रहा होगा जिसका पूरा बोझ भारत पर आ गया। तो फिर बांग्लादेश बना कैसे? देखिए, कहानी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी संकट से। पूर्वी पाकिस्तान में जब हालात बिगड़े और पाकिस्तानी फौज ने वहां जुल्म ढाना शुरू किया, तो भारत ने पहले वहां की मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, और फिर जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, तब भारत ने एक डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन लिया, और नतीजा एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। और इस जीत का पैमाना क्या था? ये नंबर देखिए, 90,000। इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में सरेंडर किया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक है। इस एक जीत ने, सच पूछिए तो, साउथ एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, अब एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं जिसका ताल्लुक पूरी दुनिया से था,
और वो थी न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिटिक्स। देखिए, भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू तो किया था बिजली बनाने जैसे शांति के कामों के लिए, लेकिन फिर दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, 1964 में हमारे पड़ोसी चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और दूसरी 1968 में एक संधि आई, एनपीटी, जो भारत को भेदभाव वाली लगी। भारत ने साफ कह दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, और यहीं से भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु का रास्ता खुला रखा। इसी का नतीजा था 1974 का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। तो कुल मिलाकर भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। ये एक तरह का बैलेंस है, अपनी सुरक्षा भी देखनी है और दुनिया में शांति की बात भी करनी है। पॉलिसी एकदम साफ है, ये हथियार सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हैं और भारत कभी भी किसी पर भी पहले हमला नहीं करेगा। तो चलिए अब आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों में भारत की इस फॉरेन पॉलिसी में क्या-क्या बदला और क्या आज भी वैसा ही है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप देखिए, देश में सरकारें बदलती रहीं, पार्टियां आईं और गईं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक उसूल थे ना, उन पर लगभग हमेशा सब एक मत रहे। देश का हित यानी नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर रहा। और आखिर में एक सवाल सोचिएगा जरूर, आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी के वो जो शुरुआती सिद्धांत थे, वो आज कितने काम के हैं, कितने रेलेवेंट हैं। ये सवाल हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल में दुनिया में भारत का रोल क्या होगा।